मित्रों नमस्कार। संध्या के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग अशोक वाजपेयी जी पर चल रहे एकाग्र की इस नई कड़ी में उपस्थित हैं। आज इस एकाग्र का 18वां सर्ग है और हम सभी बेहद प्रसन्न हैं कि आज इस सर्ग में, इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कवि, विमर्शकार, नाटककार और अनुवादक नंदकिशोर आचार्य जी। मित्रों, हम इस अवसर पर उन्हें अधिक से अधिक सुनेंगे और किस तरह से कवि, संस्मरणकार, अनुवादक और स्तंभकार अशोक वाजपेयी जी की रचनात्मक सक्रियता रही है, इस पर आचार्य जी अपनी बात रखेंगे। खास तौर से उनके कवि पक्ष को लेकर कुछ ज्यादा बातचीत होगी। आचार्य जी के कुछ एक लेख जो उन्होंने उनकी कविताओं पर लिखे हैं, उसकी भी कई ध्वनियां आएंगी। उस आलेख के भी कुछ एक अंशों को आचार्य जी जोड़ते हुए आज अपनी बात रखेंगे। इसी क्रम में जब आज के इस वक्तव्य के लिए शीर्षक को लेकर विचार विमर्श हो रहा था, तब उन्होंने सुझाया कि किस तरह अशोक वाजपेयी जी बतौर कवि जीवन में सुंदरता की तलाश करते आए हैं। सुंदरता की तलाश करने का आशय असुंदरता को दरकिनार करना नहीं है। आचार्य जी इस ओर भी हमारा संकेत इस ओर भी संकेत दिलाएंगे। मित्रों, एक कवि की दृष्टि और उसके भाषाई उपक्रम पर चर्चा होगी और इन सबके बहाने इन दो सर्जकों की जो अपनी रचनात्मक सक्रियता रही है, जिस तरह की रचनात्मक आवाजाही रही है, उसके भी कुछ एक रंग हमें देखने को मिलेंगे। कार्यक्रम के अंत में बमुश्किल मिले दो तीन चित्र भी हैं जिस पर हम आचार्य जी की टिप्पणी लेंगे। तो आइए मित्रों, हम सीधे आदरणीय नंदकिशोर आचार्य जी के पास चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जी नमस्कार आचार्य जी, अभिनंदन। अच्छा लग रहा है कि आप हम सभी के साथ हैं और जब भी कभी कभी या ज्यादातर बार आपकी ओर से स्वीकृति मिल जाती है, हालांकि यह इसमें आप उस तरह से सहज नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों का हट है कि उसको मानते हुए आप आ जाते हैं और जब भी आपको सुनना होता है, हम सभी लोग, तमाम लोग समृद्ध होते हैं। आज इस अवसर पर आपका स्वागत और अनुरोध कि अशोक वाजपेयी जी के कवि कर्म पर या उनके अन्य दूसरे रचनाकार पक्ष पर अपनी बात रखें। जी स्वागत। नमस्कार। अशोक वाजपेयी जी से बहुत पुराना संबंध रहा है मेरा, और उस संबंध जो संपर्क उनसे हुआ उससे भी बहुत पहले से मैं उनकी कविताओं का और उनकी आलोचना दृष्टि का प्रशंसक रहा हूं। उनकी आलोचना दृष्टि इतनी अंतर्दृष्टिपूर्ण है, जबकि मुझे एक शिकायत रहती है उनसे, वो मैंने उनके सामने भी कई दफा रखी है, कि वो उसका इतना विश्लेषण नहीं करते, विश्लेषण के द्वारा उसको पूरी तरह स्थापित नहीं करते जो सामान्यतः आलोचक करते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि इतनी मर्मभेदी होती है। अक्सर मैंने ये पाया है कि वो किसी भी कृति कह रहा हूं, केवल कविता नहीं, कविता तो खास तौर से, लेकिन किसी भी कृति के, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत की बात हो, चाहे अन्य कृतियां हो, किसी भी सृजन कर्म के मर्म को जिस तरह से एक संवेदनात्मक स्तर पर वो पकड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे मेरी लगभग सहमति होती है। यद्यपि शिकायत मेरी बनी रहती है कि उन्होंने इसका विश्लेषण पूरा नहीं किया। वो पता नहीं, कहते हैं कभी करूंगा, कब करेंगे वो जाने।
लेकिन और मुझे लगता है कि उनके कला चिंतन पर भी अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। समय से बाहर में खास तौर से उनके जो निबंध हैं विभिन्न कलाओं के बारे में, उन पर जितना ध्यान हिंदी जगत को देना चाहिए था, उतना नहीं दिया गया। दरअसल उनका जो आयोजक रूप है, वो हम सब पर इतना प्रभावी हो जाता है कि जब भी उनसे बात होती है तो उन्हीं के बारे में बात होती है। आपने भारत भवन वगैरह का जो काम किया और जो यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह, तो वो मैं उसको वो बहुत अच्छा है और कोई करेगा तभी होगा और वो भी उनके महत्वपूर्ण काम है। लेकिन वो उनका जो मुख्य सर्जक है, जो उनकी कविता में व्यक्त होता है और फिर थोड़ा आलोचना और खासतौर से कला चिंतन में अभिव्यक्त होता है, तो मुझे ये लगता है कि उस पे ध्यान नहीं दिया गया। मैं चाहता था कि मैं कभी उस पर बात करूँ। एक तो मैं कलाओं के बारे में स्वयं इतना विज्ञ नहीं हूँ, ये भी एक संकोच का कारण है। और दूसरा ये कि वो उसको मौका नहीं मिला कि मैं दोबारा से उन पर विचार करके लिख पाता। कभी संभव हुआ तो ज़रूर करूँगा। उनसे एक लंबी बात करने की मेरी बहुत इच्छा है। अक्सर अब बात भी करते, कभी बैठ के करेंगे 2, 3, 4 दिन की बात। फिर उसको एडिट करके प्रकाशित करेंगे, लेकिन वो भी हो नहीं पाता है। उनकी अपनी व्यस्तताएँ और मेरी मजबूरियाँ, व्यस्तताओं की है अपनी जगह पर। बट फिर भी जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं जो बात उनके बारे में करने वाला हूँ, वो मुख्यतया उनकी कविताओं के बारे में होगी। और ख़ास तौर से जब अर्पण जी ने मुझे कहा तो मैंने कहा कि मैं इन दिनों में जिस काम में लगा हुआ हूँ, उसमें मुझे इतना समय नहीं मिला है कि मैं नए सिरे से उनके काव्य कर्म के बारे में, उनके सृजन कर्म के बारे में कुछ नया सोच पाता और नए तरह से उसको कह पाता। इसलिए उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जो बात करूँगा वो लगभग वो है जो मैं पहले उनके बारे में कह लिख चुका हूँ। उसी को थोड़ा उलट-फेर करके शायद कह पाऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पहले मैंने लिखा है वो भी अ, ब इतना खराब नहीं है कि उसको दोबारा नहीं सुना जा सकता या पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि मैंने कुछ खास मुद्दों पर उनकी कविता की विशेषताओं पर ध्यान उस समय भी दिलाया था और अब भी जब बातचीत होती है मित्रों के साथ तो मैं उस बात को करता हूँ। मैंने उनकी कविताओं के एक लगभग उस समय तक की संपूर्ण कविताएँ उसमें थीं। उनके बारे में लिखते हुए मैंने उसको शीर्षक दिया था सुंदर की तलाश। और इसलिए क्योंकि वो पढ़ते हुए उनकी कविताओं को पढ़ते हुए कुछ पंक्तियों पर मेरा ध्यान अचानक अटक गया। और वो अटक इसलिए गया क्योंकि उन्हीं की पंक्तियाँ हैं। वो लिखते हैं, सुंदर बीतता नहीं, ओट हो जाता है, हम उसे खोजते हैं। तो मुझे लगा कि ये पंक्तियाँ जो हैं वो हम उसे खोजते यानी कवि उसे खोजता है। ये अशोक वाजपेयी के कवि का जैसे मूल धर्म यही है कि वो जीवन में जो सुंदर कहीं ओट हो गया है, नष्ट तो कभी होता नहीं। जो ओट हो गया है उसको पुनः उसका पुनराविष्कार करना, उसको पुनः खोजना, को सामने लाना, इसकी कोशिश उनकी कविता करती है। और एक तरह से कि देखिए, एक तो सुंदर की तलाश की एक चालू प्रक्रिया तो ये है, जिसमें हम ओट के वर्णन और उसके विरोध को ही अपना एकमात्र लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसके आवेश में सुंदर के अस्तित्व को ही भुला देते हैं। बल्कि यदि कहीं सुंदर की और आजकल पिछले अरसे में तो काफ़ी होता था ये, कि यदि कहीं सुंदर की स्मृति भी दिखे, तो हम उसे यथार्थ विरोधी करार दे देते हैं, क्योंकि वह ओट से अधिक महत्व उसके पीछे सुंदर। इस प्रक्रिया में सौंदर्य एक आदर्श हो जाता है और ओट एकमात्र यथार्थ। लेकिन कवि अशोक वाजपेयी उस यथार्थ को एकमात्र सच नहीं मानते, जिसमें बहकर हम उस सुंदर को भूल जाना चाहते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं वो सुंदर को कहाँ-कहाँ तलाश कर लेते हैं। वो कहते हैं रोज़मर्रा की ऊब में, बेवजह खाने की मेज़ पर हो गई कलह में, आँसुओं की धुंध के पार। वहाँ भी वो सुंदर को तलाश करते हैं। वो सुंदर को कभी भूलना नहीं चाहते बल्कि उसी को लगातार स्मरण करते रहने के कारण
वो उन चीजों में भी उसे देख लेते हैं जैसे अन्य लोग उस पर ओट बांधते हैं। अपनी एक बातचीत में उन्होंने लिखा है, मुझे रोजमर्रा का बहुत आकर्षण है, क्योंकि मुझे लगता है इसी में सब कुछ है। यह जो उबा देने वाली दिनचर्या है, इसी रोजमर्रा को थोड़ा हटके, थोड़ा छिटक के देखने पर हम इसमें कविता देख सकते हैं। लेकिन मैं अपनी कविता का एक जरूरी पक्ष उसके पवित्रता बोध को भी मानता हूँ। एक ऐसी पवित्रता जिसे छेड़ा न जाए, जिसके सामने सवाल न पूछा जाए। यह पवित्रता बुनियादी तौर पर मुझे रोजमर्रा में ही बसी हुई नजर आती है। यहाँ ये देखना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये, मुझे जो इसका तात्पर्य लगता है उनकी बातचीत का, वो ये लगता है कि यहाँ सुंदरता और पवित्रता दोनों तत्वतः एक हो जाती है। इसलिए एक हो जाती है क्योंकि सुंदरता को वो पार्थिवता में देखते हैं और पार्थिवता को पवित्र मानते हैं। तो इस कारण से उनकी संवेदना मुझे कई बार उस मध्यकालीन कवि की संवेदना का आधुनिक रूपांतर लगती है, जो इस समूची सृष्टि और उसके कार्य व्यापार को भागवती और सब कुछ को कृष्णमय मानता है, और इसलिए इस लीला में अपनी भूमिका के निर्वाह को ही अपना धर्म स्वीकार करता है। यह वह काव्य संवेदना है जो हर बालक में बाल गोपाल और हर मां में यशोदा के वात्सल्य को महसूस करती, और इस प्रकार हमारे लौकिक और पार्थिव जीवन को एक पवित्र अनुभूति बना देती है। एक दार्शनिक सन्यासी और एक भक्त गृहस्थ के बीच मुख्य अंतर शायद यही है कि सन्यासी इस पार्थिव सृष्टि को भ्रम मानता है और भक्त लीला और सौंदर्य। अशोक वाजपेयी जब सुंदरता या पावनता की तलाश करते हैं तो वह एक भक्त के रास्ते पर चलने का उपक्रम करते हैं, दार्शनिक के मार्ग पर नहीं। और शायद यही कारण है कि एक बार डॉक्टर नामवर सिंह ने उनकी कविता पर विचारहीनता का आरोप लगाया। लेकिन सवाल यह है कि कविता कैसे विचार करती है? क्या कविता वैसे ही विचार करती है जैसे विचार की प्रक्रिया में हम विचार करते हैं? क्योंकि वह न तो विचार का बखान करती है और न किसी विचार की चौहद्दी में अपनी अनुभूति को बांधती है। यदि वह कविता है तो उसके विचार की प्रक्रिया भी यही है कि वह चीजों को महसूस करे, उन्हें अनुभव करे, और यह अनुभव ही उसका विचार हो। अशोक वाजपेयी की कुछ कविताओं में वैचारिक अवधारणाएं या प्रत्यय भी अन्य लौकिक वस्तुओं की तरह ही आती है, जिनसे वह अपने ही शब्दों में क्रीड़ा करते हैं। लेकिन ये वास्तव में क्रीड़ा नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में दार्शनिक प्रत्यय भी मानव अवधारणाएं नहीं बल्कि जीवंत अस्तित्व हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अनादि और अनंत, इन दोनों अवधारणाओं का आप देखेंगे उनकी कविता में बहुत जिक्र मिलता है। लेकिन अनादि और अनंत अशोक वाजपेयी की कविता में दार्शनिक प्रत्यय नहीं लगते, बल्कि आत्मीय पड़ोसी जैसे लगने लगते हैं, और कवि उनके बारे में उसी तरह बतियाता है जैसे अपने पड़ोसियों या अपने आसपास के बारे में। अब यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बतियाना ये अशोक की कविता का मूल स्वभाव है, शायद उनका अपना भी। जो कुछ उसे प्रिय है उसके बारे में लगातार बतियाते हुए वह कभी थकती नहीं, ऊबती नहीं, बल्कि कई बार तो उसे यह भान भी नहीं रहता कि वह इन प्रिय बातों के बारे में हमसे पहले भी कई बार बतिया चुकी है। इसलिए उनके बारे में लगभग वैसी ही बातें करते हुए भी उसके लहजे में वही उत्साह और कई बार ताजगी भी रहती है जो तब थी जब उसने पहले पहल उनके बारे में हमें बताया था। यही कारण है कि अशोक वाजपेयी की कविता में कुछ बिंबों या पद विन्यासों का अकुंठित भाव से बार बार प्रयोग मिलता है। अपने अपने से पूर्व की कविता में भी, बल्कि समकालीन कविता में भी, उन्हें जो कुछ प्रिय है उसे वह बेझिझक खुले मन से स्मरण करते हैं। कह सकते हैं
कि वह केवल जीवन की स्मृति के ही नहीं, साहित्यिक स्मृति के भी कवि हैं। शायद इसलिए भी, और ये गौर चाहूंगा मैं इस बात पर, शायद इसलिए भी कि एक कवि के लिए कविता की तलाश और जीवन की तलाश में कोई अंतर नहीं रहता। कविता की तलाश वहां जीवन की ही तलाश। यह जरूर है, जो कभी कभी लगता है कि जब वो कुछ बिंबों या स्मृतियों के बारे में बार बार बात करते हैं तो कुछ प्रभाव कहीं कहीं होता जाता है। साहित्यिक स्मृति का रचनात्मक प्रयोग किसी भी कवि की या किसी भी कविता को अनुभूति और अर्थ के अनेक आयाम देता है। अशोक वाजपेयी के काव्य संसार में भी साहित्यिक स्मृति एक महत्वपूर्ण घटक है। और ये बात उन्होंने पहले अपनी कविता में भी कही है, और बड़े गहरे अनुभव के भाव से कही है। हम उठाते हैं एक शब्द और किसी पिछली शताब्दी का वाक्य विन्यास विचलित होता है। हम खोलते हैं द्वार और आवाज गूंजती है एक प्राचीन घर में कहीं। ये जो ये प्राचीन घर का बिंब भी अशोक वाजपेयी की कविता में कई बार बहुत प्रिय तरीके से आता है। एक और कविता में उन्होंने कहा भी है कि ये प्राचीन घर कोई और नहीं है, वह स्वयं है। मैं एक पुराना मकान हूं जिसमें बरसों बाद कोई रहने आया है। मैं एक पुराना मकान हूं जिसमें बरसों बाद कोई रहने आया है। बल्कि इस मकान का एक बहुत रूपक पुराना उनकी बहुत शुरू की कविताओं में भी है। इसमें वो कहते हैं, यद्यपि यहाँ पर घर जो है वो पुराने होने का वो काई रचा हुआ घर है, सिर्फ पानी ही नहीं है, मौल श्री है, पुलक कर झड़ता हुआ है फूल, घर काई रचा है, कठ चंदन हरा है, सड़क गीली है, धुंधला आकाश घिरा घिरा है, सिर्फ पानी ही नहीं है। यह कविता, जहां एक और रघुवीर शाह की कविता मेरे मन में पानी के अनेक संस्मरणें की याद दिलाती है, क्योंकि अंततः इस कविता में जिन बिंबों का विन्यास होता है वे पानी के ही रूपांतर है, लेकिन साथ ही यह अपना स्वायत्त संसार रचती है। और इसी कारण इसे पढ़ते हुए पूर्ववर्ती कविता की याद आने के बावजूद इसकी ताजगी बराबर महसूस होती रहती है, जैसे पुराने वृक्ष पर नई छाल आ गई हो। एक कवि का अपनी परंपरा से यही सृजनात्मक रिश्ता हो सकता है, और इसी कारण शायद पुराने वृक्ष पर नई छाल आने या पृथ्वी के पुनः हरे होने का भाव विभिन्न बिंबों के माध्यम से अशोक की कविता में बार बार मुखरित होता दिखता है। हरिदूब या हरितमा पर ओश बूंद भी अशोक का प्रतिबिंब है, जिसे वह बार बार दोहराते हैं, और हर बार उसके साथ अज्ञे की कविताओं की स्मृति भी आती है। लेकिन यहाँ भी अशोक की अपनी मौलिकता अक्षत है, क्योंकि उनका भाषा विन्यास अज्ञे से बिल्कुल अलग है। और इस कारण उनके यहाँ जिस काव्य लय की उद्भावना होती है वह उन्हें अज्ञे या प्रारंभिक रघुवीर शाह जैसे कवियों का अनुयायी नहीं, बल्कि एक नए सिरे से एक नई काव्य लय में, और आप समझिए नई काव्य लय अनुभव को भी या पुराने बिंबों को भी नए विन्यास में रच देती है, ऐसा वहां हमको होता हुआ दिखाई देता है। बल्कि इसलिए वो उनकी परंपरा का कवि बनाती है, और क्योंकि उसमें एहसास की ताजगी भी है और नए काव्य मुहावरे का विन्यास भी। इनकी कविता देखिए, प्रतीक्षा, हवा है खिड़की से आती हुई उस भीगी सी बारिश में, एक अदृश्य फूल सा खुला है प्रणय निवेदन, उसकी देह अपने श्यामल वैभव में झिझकती है, कामना खिड़की के बाहर दिखती हरियाली सी दीप्त है। कामना खिड़की के बाहर दिखती हरियाली सी दीप्त है। कुछ लोगों को अशोक वाजपेयी की काव्य भाषा के इस मिजाज से छायावादी युग की याद आ सकती है और वे नाक भौं सिकोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उनका ध्यान कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग पर ही केंद्रित होगा, और वे उस शब्द को उसके आसपास से काट कर देख रहे होंगे। किसी भी कविता में किसी शब्द की वास्तविक अर्थवत्ता तभी समझ में आ सकती है जब हम केवल उस शब्द के इतिहास को नहीं, उसके वर्तमान को भी
एक समग्रता में देख सके, और इससे उलट बात भी इतनी ही सच है। अशोक की कविता में प्रयुक्त कुछ शब्द हम में अज्ञेय या शमशेर की ही नहीं, प्रसाद, निराला और पंत के काव्य लोगों की स्मृतियां भी जगा सकते हैं। लेकिन वह इतना करके रुक नहीं जाते, बल्कि हम एक यात्रा में ही गुजारते हैं, जो अशोक की कविता पर आकर विराम लेती है, आगे के रास्तों को भी खोलती हुई। और उनके पास ऐसा करने का सबसे समर्थ उपकरण है उनका लय विन्यास। यह लय विन्यास अपने प्रभाव में प्रगीतात्मक यानी लिरिकल होते हुए भी अपने संगठन में गद्यात्मक है। कहीं कहीं कुछ नाटकीय विधान भी लेता हुआ, जिसका आधार बोलचाल की सामान्य लय है, जिसे मैंने आपसे कहा, इसीलिए वो बात करती हुई कविता लगती है। अशोक की कविताएं इस बात का प्रमाण है कि केवल रूपाकार का परिवर्तन किस तरह शब्दों को नए मुहावरे और नए अर्थ में विन्यस्त कर देता है। उनके ये प्रयोग उनकी कवि साहसिकता के भी प्रमाण है, क्योंकि जब इस शब्दावली को लगभग किनारे डाल दिया गया है, कम कवि हैं जो उसे बरतने का जोखिम उठाते हैं। श्री राम वर्मा को भी इस मामले में शायद अशोक जी के साथ कोष्ठबद्ध किया जा सकता है, क्योंकि साहित्यिक स्मृति और पुरानी शब्दावली के आधार पर नया विन्यास उनकी रचनात्मकता की भी खास पहचान है। स्वयं अशोक अपनी इस काव्य प्रवृत्ति की व्याख्या करते हुए उन्होंने एक जगह लिखा है कि इन कविताओं में काव्य भाषा की कुछ पुरानी और लगभग भुला दी गई अंतर्ध्वनियां फिर से सक्रिय हुई हैं। तद्भव के, इसे वो कहते हैं, तद्भव के समकालीन आतंक के बरक्स तत्सम की विनम्र उपस्थिति। ये सच है, पर मुझे लगता है थोड़ा अधूरा सच है। यहाँ केवल तत्सम की विनम्र उपस्थिति नहीं है, बल्कि तत्सम को एक तद्भवता का प्रभाव देने की पेशकश भी है। तो तत्सम जहां लगभग भुला दी गई अंतर्ध्वनियों को फिर से सक्रिय करने में सफल है, वहीं वह हमारे दैनिक और दैहिक अनुभव में इस सक्रियता को भुला देता है। यह केवल संयोगवश नहीं है कि अशोक तत्सम का आग्रह अधिकांशतः संज्ञा और विशेषण के लिए तो करते हैं, प्रक्रियाओं के लिए कम। और यह भी अधिकांशतः संज्ञा तत्सम है तो विशेषण तद्भव, तथा विशेषण तत्सम है तो संज्ञा तद्भव। क्रियाएं अधिकांशतः तद्भव है, और यही वह चीज है जिसके कारण तत्सम एक सक्रिय रूप में उपस्थित होता है, केवल एक जड़ स्मृति की तरह नहीं। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए, आत्मा अपने एकांत में उधेड़ती बुनती है देवता, कीड़े हल्के हल्के सरकाते हैं पृथ्वी, फूल धीरे धीरे खिलाते हैं आकाश। कितनी नई उद्भावना है, फूल धीरे धीरे खिलाते हैं आकाश। क्या ये छायावाद है? फिर ये एक जगह और अपनी इस प्रवृत्ति को वो कविता में कहते हैं, मैं शब्द को शब्द में फंसा कर बनाता हूं एक नशैनी अनंत में। मैं शून्य शिखर चढ़कर निर्भय निर्गुण गाता हूं अनंत में। अभी निर्भय निर्गुण आप सब जानते हैं किसकी याद दिला रहे होंगे आपको, किसके संगीत की याद दिला रहे होंगे। नशैनी टूटती, शब्द बिखरते हैं, गान तिरोहित होता, मैं लुप्त होता हूं अनंत में। ये संगीत के प्रभाव की कविता है। लेकिन अनंत में लुप्त होना उनकी कविता का स्थायी भाव नहीं है, बल्कि अधिकांशतः इससे उलट है। जहां अनंत ही समय में व्यक्त होता है, समय के साथ जहां अनंत का संदर्भ है, वहां समय की असारता या नश्वरता को इंगित करने के लिए नहीं है, बल्कि अनंत में उसकी सार्थकता को प्रस्तावित करता है। मैंने एक बार उनसे बातचीत में कहा, उनके एक जो कला चिंतन थे पुस्तक है, शीर्षक है समय से बाहर। तो मैंने कहा समय से बाहर तो है ही, लेकिन जो समय से बाहर है वह समय में ही व्यक्त हो रहा है। सभी कलाएं यही करती हैं कि वो समय से बाहर को भी समय में लाकर व्यक्त करती हैं। तो इसलिए समय में जो है, समय के अंदर जो है, वह भी समय ही है, और समय से बाहर को जब समय में ले आया जाता है तो उसको समय बना दिया जाता है। वो अपनी एक कविता में कहीं कहते भी हैं कि आत्मा शरीर का अनंत स्वप्न देखती है। अब देखिए, आत्मा स्वयं एक अमूर्त वस्तु है और अनंत स्वप्न अनंत, लेकिन शरीर का अनंत स्वप्न है।
जब शरीर का अनंत स्वप्न है, इसका तात्पर्य वो समय के अंदर है, क्योंकि शरीर समय में है, शरीर अनंत नहीं है। यही पार्थिवता का सौंदर्य है, यही पार्थिवता की पावनता है। शब्द और मौन तथा समय और अनंत के बीच अशोक वाजपेयी की कविताओं में वही रिश्ता उजागर होता है जो दैहिकता और निर्वैयक्तिक प्रेम में। प्रेम अशोक की कविता का केंद्रीय भाव है। उनके पहले कविता संग्रह शहर अब भी संभावना से ही, और इस प्रेम में ऐन्द्रिकता का अनुभव बराबर मौजूद है। बल्कि यह प्रभाव भी पड़ सकता है कि ये कविताएं सिर्फ दैहिक प्रेम की कविताएं हैं। यदि ऐसा होता तो भी कोई कमजोर कविताएं नहीं होती, लेकिन ऐसा है नहीं। एक गहरी ऐन्द्रिकता और रतिराग के बावजूद ये कविताएं प्रेम के गहरे या निर्वैतिक स्तरों तक को अपने पसार में लेती हैं। मैं बिछाता हूं धरती का हरा बिछौना, मैं खींचता हूं आकाश की नीली चादर, मैं तकिए संभालता हूं, मैं घास के कपड़े हटाता हूं, मैं तुमसे केली करता हूं। क्या ये किसी शरीर से केली है? इस तरह की कविताएं पढ़ते हुए भारतीय तंत्र साधना की उस दार्शनिक पृष्ठभूमि की याद आना स्वाभाविक है, जहां प्रकृति और पुरुष के बीच के निर्वैयक्तिक रिश्ते को देह भाषा के माध्यम से व्यक्त किया गया है। वह दिगंबरा आकाश के शैया पर या प्रणय देवदिन जैसी कविताओं में जैसे समूचा अस्तित्व रतिराग से व्याप्त है, जैसे कुछ मध्यकालीन मिनिएचर चित्रों में। और इस रति में ही अस्तित्व की सार्थकता है, क्योंकि यही आनंद की अनुभूति को संभव करती है, जो भारतीय परंपरा में अपने होने की पहचान है। वह नहीं कहती लज्जारुण आकाशा वापसी में, जब अशोक कहते हैं वह आ गई है जैसे अनंत में आ गया है समय। वो आ गई है जैसे अनंत में आ गया है समय। तो वो अपनी उसी थीम को पुनः चरितार्थ करते हैं, जहां समय में ही अनंत अपने होने को प्रमाणित और सार्थक करता है, जहां मूर्त रूप और वैयक्तिक से ही निर्वैयक्तिक। शहर अभी संभावना में भी दैहिकता और मूर्तता तो थी, लेकिन वह अधिकांशता वहीं तक सीमित थी, उसमें से अमूर्त व्यंजित नहीं होता था। लेकिन उसके बाद की जो कविताएं हैं, उनकी प्रेम संवेदना की ताजगी के बराबर रहते हुए भी उनमें उसकी निर्वैयक्तिक गहराइयों को भी प्रस्तावित किया गया है, और यह उनके कवि व्यक्तित्व के और अधिक गहरे होते चले जाने का प्रमाण है। लेकिन ये देखने की बात इसमें यह भी है, मैं साहित्यिक स्मृति की बात कर रहा था, मैं दोबारा उस पर लौटना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण उनकी कविता का आयाम है। मैंने कहा था कि वो केवल समकालीन कवियों की स्मृति तो आती है, रघुवीर ये इत्यादि, निराला प्रसाद की भी, लेकिन उसमें मध्यकालीन भक्त कवियों की स्मृति बहुत प्रबल है। उस कविता के संदर्भ उसमें बहुत प्रबल रूप से आते हैं, और वो एक बिल्कुल उनकी कविता को एक बहुत लंबी रेंज दे देते हैं। जैसे एक कविता में वो कहते हैं, हो सकता है हम लौटें पक्षी की तरह और तुम्हारी बगिया के किसी नीम पर बसेरा करें। मुझे बहुत ही अच्छी कविता लगती है उनकी। अब ये पंक्तियां पढ़ते हुए मुझे अचानक रसखान के एक पद की याद आ गई, जो खग हो तो बसेरो करो नित कालंदी कूल कदम के डारन। यानी सिर्फ बसेरा शब्द से, बाकी कहीं कुछ मिलता हुआ नहीं है। और वो तो पुनर्जन्म की बात करें, मैं लौट के अगर आऊं तो हो सकता है कि तुम्हारी नीम की बगिया के नीम पर बसेरा करो, तुम ही हमें पहचान ना पाओ, मुझे पहचान ना पाओ, ये कहते हैं उस कविता में। लेकिन यहाँ वो बसेरा शब्द जो है वो आते ही मुझे पता नहीं क्यों उसकी याद आ गई, और तब मुझे लगा कि ये बसेरा शब्द जो है इस कविता को वहां तक ले जाता है, जिसका तात्पर्य है कि हर शब्द की अपना एक इतिहास होता है। उस इतिहास में उसकी अंतर्ध्वनियां और अर्थ छवियां होती हैं, और जब हम उसका फिर से इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक नया संस्कार तो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही जो कवि धर्म है, पर उसके साथ ही उन अंतर्ध्वनियों को भी एक नया संस्कार दे देते हैं।
अब आप देखेंगे कि यहाँ जब रसखान की याद आती है तो अशोक की कविता रसखान की कविता नहीं हो जाती है, लेकिन रसखान की कविता में से भी एक नया अर्थ गुंजित होने लगता है, ध्वनित होने लगता है, मतलब आभाषित होने लगता है। ये भी एक उसका अर्थ हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये काम अशोक कई दफा करते हैं। एक और कविता में आप देखिए लिखते हैं वो कि जहां धूप मेरी अंजलि में यौवन की तरह एकत्र हो, वहां फिर सूरदास की याद आती है, यो जब अंजलि को जल है, यूं गोपाल मांगे तो दीजिए। तो ये साहित्यिक स्मृति के रचनात्मक उपयोग और इस शब्द के अर्थ विस्तार का ही नहीं, पर साथ ही अपने अनुभव को एक सांस्कृतिक चौखटे में देखने का भी उपक्रम है और सार्थक उपक्रम। अपने अनुभव को एक सांस्कृतिक चौखटे में, सांस्कृतिक का मतलब अपने एक स्मृति के चौखटे में। निर्मल वर्मा ने लिखा एक जगह पर, वो कहानी के संदर्भ में ज्यादा है, लेकिन वो बात सभी कलाओं पर लागू होती है, साहित्य में तो होती ही है, साहित्य के सभी रूपों पर। निर्मल लिखते हैं कि महत्वपूर्ण मेरे लिए अनुभव नहीं, स्मृति का वह झरोखा है जिसमें से गुजर कर वे कहानियां बनती हैं। यहां आप कहानियों की जगह कविता कर लीजिए, जिसमें से गुजर कर वे कविता बनते हैं। अशोक वाजपेयी की कई कविताएं अपने अनुभव जगत में स्मृति के इस झरोखे को भी शामिल कर लेती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे इस झरोखे और उसमें से दिख रहे दृश्य लोक को एक साथ हमें दिखा पाने में सफल होते हैं, और इस तरह झरोखे को केवल माध्यम की दृश्य का सक्रिय हिस्सा बनाते हैं। झरोखा देखने का है, लेकिन केवल देखना नहीं है, देखने का माध्यम नहीं, वो स्वयं दृश्य हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि झरोखे को माध्यम नहीं, दृश्य का सक्रिय हिस्सा बना देते हैं। कहीं कहीं वो थोड़ा सपाट इस्तेमाल भी होता है, कई दफा रिपीट होते हैं, जब कुछ चीजें कुछ बिंब रिपीट होते हैं तो थोड़ा सा उनमें बासीपन आ जाता है, जो उनके यहाँ भी होता है, लेकिन अक्सर वो उसको एक नया संस्कार देते हुए हमको दिखाई देते हैं। एक साहित्यिक स्मृति का एक तरीका ये भी होता है कि कविता में से कविता बरामद हो जाती है। उर्दू में इसकी बड़ी परंपरा है, और जैसे अशोक भी ये काम करते हैं, या उनकी कविता में ये काम हमको दिखाई देता है। वो सचेत रूप से करते नहीं कह सकता, पर उनकी कविता ये करती हुई दिखाई देती है। रघुवीर शाह का एक कवितांश है, कोई शरीर नहीं जिसके भीतर उसका दुख न हो, तुम उसमें जब प्रवेश करते हो और वह नहीं मिलता, वही है बलात्कार, बाकी है प्रेम, और दोनों के बीच कोई स्थिति नहीं है। अब अशोक वाजपेयी की एक कविता है, दुख शीर्षक है उसका। शुरू में वो कहते हैं, उसने कहा तुम मुझे जानते हो पर मेरा दुख नहीं जानते हो। और इसके बाद कविता पाती है कि उसके शरीर के किसी अंग में उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं था। क्यों? क्योंकि पता नहीं था कि सुख उतना ही है उसके पास जितना उसके दुख में अट पाता है। उसे जानना ठीक से उसके दुख के बिना संभव नहीं, उसका दुख जो अप्राप्य सुख की तरह पर उसी की तरह अनिवार्य है। और फिर आगे वो लिखते हैं एक और कविता में, उसने दुख से नहीं जानी दुनिया, उसने अपने दुख का बोझ नहीं डाला अपने प्रेम पर, उसने दुख को झरने दिया अपने ही ऊपर, रेशा रेशा पल पल, ऐसे कि न उसे न दुख को याद रहे कि वह है और उसका दुख है। अब देखिए, रघुवीर साहब की दुख कविता और जो वो कहते हैं उसके बारे में, कहीं उसका संकेत है, उसकी ध्वनि मिलती है इनमें, लेकिन बिल्कुल एक अलग आयाम ले लेती है कविता जब वो कहती है ऐसे कि ना उसे दुख याद रहे, कि ना उसे दुख को याद रहे कि वह है और उसका दुख है। तो ये दोनों ही कविताएं इसलिए अपने जाती हैं, लेकिन उन्हें पढ़ते हुए यदि रघुवीर साहब की पंक्तियां स्मरण हो आती हैं तो यही लगता है कि शायद अशोक के काव्यानुभव को भी कहीं इससे प्रेरणा मिली होगी। साहित्यिक स्मृति के रचनात्मक रूप का उपयोग का ये भी एक रूप है जो अक्सर हिंदी में तो उतना नहीं, पर उसकी सहभाषा उर्दू में इस तरह के रचनात्मक उपयोग से अर्थ विस्तार की, मौजू या मफहूम का इर्तिका करने की एक सुदीर्घ और स्मरणीय परंपरा रही है। संभवतः मैंने आपसे कहा था कि वो बतियाते, शुरू में ये बात कही थी, संभवतः बतियाने के स्वभाव के कारण ही
अशोक वाजपेयी की कविता में एक और विशिष्टता मिलती है जो आधुनिक हिंदी कविता में विरल है। वह विशेषता है उनकी कविता की संप्रेषणीयता। अशोक की कविता लगभग पारदर्शी होने की हद तक संप्रेषणीय है, काव्यात्मक स्तर पर संप्रेषणीय। चाहे अशोक स्वयं जटिलता को एक काव्य मूल की तरह देखते हो, वो देखते भी हैं अपनी आलोचना में। अपनी एक बातचीत में वो कहते भी है, मैं जटिलता का बहुत पक्षधर हूँ और जटिलता मुझे बहुत पसंद है। संप्रेषणीयता को मैं थोड़ी शक की नजर से देखता रहा हूँ। अपनी कविता की संप्रेषणीयता के बारे में मैंने कोई विशेष जतन कभी नहीं किया। मेरा ये कहना है, ये नहीं कि अशोक की कविता में अनुभव का सरलीकरण है। मैं जब ये कह रहा हूँ कि संप्रेषणीय तो सरलीकरण की बात नहीं है, या जटिल अनुभवों से वह कतरा कर गुजर जाना चाहती है। लेकिन यदि वह अनुभव अपनी जटिलता के साथ संप्रेषणीय हो जाता है तो यह उनके काव्य कौशल का परिणाम है। वो जटिल संप्रेषित मतलब संप्रेषित होने में जटिल नहीं रहता है, अपनी संरचना में जटिल हो सकता है। यद्यपि वो अपनी कविता को स्पॉन्टेनियस ही कहते हैं। निर्मल वर्मा का कहना है कि आधुनिक लेखक को चाहे अनचाहे दो में से एक रास्ता चुनना पड़ता है। कम से कम संप्रेषणीयता का जोखिम उठाकर अपने शब्दों में अधिक से अधिक प्रामाणिक अर्थ भरने की कोशिश करना, या शब्द को प्रासंगिक अर्थ से वंचित करके अधिक से अधिक व्यापक संप्रेषणीयता, लोकप्रियता उपलब्ध करना। अशोक वाजपेयी की विशेषता यह है कि उनकी कविता अपने शब्दों की प्रामाणिकता को बनाए रखकर भी संप्रेषणीय हो सकी है, और यह अपने में एक अनूठी घटना है। यह संप्रेषणीयता निश्चय ही चालू अर्थों में लोकप्रियता नहीं है, पर यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि अशोक वाजपेयी समकालीन हिंदी कविता में हम लोगों की पीढ़ी के कवियों में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले कवियों में एक है। अशोक वाजपेयी की कविता सुंदर के बारे में बतियाती है और उनके यहाँ पावन और सुंदर तत्वतः एकार्थी हैं। यह समझ लेने के बाद इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उनकी कविता में दैहिक सौंदर्य या रतिराग इतना व्यंजित क्यों है। कुछ आलोचक इसीलिए उनकी कविता पर सॉफ्ट पोर्नो जैसा होने का आरोप लगाते रहे हैं। जिस कवि ने अपने कविकर्म के प्रारंभिक दौर में ही पहचान लिया हो कि रति केवल इंद्रिय तुष्टि नहीं है, बल्कि वह दो शरीरों का एक सौंदर्य की रचना में गोथे होना है, उसकी कविता में देह सौंदर्य का राग का निरंतर भजना समझ में आ सकना चाहिए। लेकिन इस पर आपत्ति क्यों हो? क्या अशोक वाजपेयी की कविता किन्हीं अनैतिक रिश्तों की बात करती है? क्या वह देह को प्रेमहीन उपयोग का साधन मात्र मानती है? यदि ऐसा नहीं है तो देह के प्रति आकर्षण एक स्वस्थ मानसिकता है। अशोक प्रगाढ़ ऐन्द्रिक संवेदना के कवि हैं और यह ऐन्द्रिक संवेदन उनकी कविता में उसी तरह पावनता की वंदना करता है जैसे कालिदास, जयदेव या विद्यापति की कविता में। प्रेम और रतिराग यदि अशोक की कविता में रंग भरते हैं तो इसीलिए कि देह के प्रति प्रेम के बिना जीवन के प्रति प्रेम अवधारणा मात्र होकर रह जाता है। यह देह ही है जिसके माध्यम से हम प्रेम की अनुभूति कर पाते हैं, और यह प्रेम ही है जो देह को भी एक सार्थक अनुभूति में बदल देता है, रूपांतरित कर देता है। मैंने जैसे पहले भी कहा इसमें कि मध्यकालीन काव्य के बाद दैहिकता की पवित्रता का यह बोध जिस सघनता और परिमाण में अशोक वाजपेयी की कविता में वंचित होता है, उतना अन्यत्र नहीं। लेकिन यह कहना एक गलत सरलीकरण होगा कि ये कविताएं काम के माध्यम से किसी आध्यात्मिक अनुभव की संभावना दर्शाती है। बल्कि सच तो यह है कि जीवन की पवित्रता का भाव ही ऐन्द्रिकता की पवित्रता में रूपांतरित हो जाता है, और उसी के कारण काम जीवन को सार्थकता देने वाली एक सृजनात्मक अनुभूति में बदल जाता है। इसलिए मुझे आपत्ति अशोक के रतिराग से नहीं, बल्कि उस दोहराव से जरूर है जो उनकी ऐसी कुछ कविताओं में कुछ हद तक दिखाई देता है। रति यदि सौंदर्य की रचना का अनुभव और कविता का विषय है तो देह के प्रति भी एक नया बोध व्यक्त होते रहना चाहिए। अशोक की कविताओं की ऐसी कविताओं में बिंबों, छवियों या स्थिति या पदों का कुछ दोहराव है जो कहीं कहीं यह संकेत करता लगता है कि यहाँ देह हर बार कोई नया एहसास नहीं है, बल्कि कुछ बिंब तो बहुत पुराने या काव्य में पूर्व वर्णित अनुभवों से भी लिए गए हैं। इसके चलते उनकी ऐसी बहुत सी कविताएं उन्हीं की अन्य कविताओं के स्तर तक नहीं पहुंच पाती। समकालीन कविता संसार में वो एक अलग सी चीज हो सकती है, पर कविता के पाठक के लिए तब उसमें अप्रत्याशित भावोत्तेजन या अर्थोत्तेजन का सामर्थ्य नहीं रहता। जहां वे स्मृतियों को दोहराते हैं
वहां भी अपनी आंतरिकता के बावजूद भी सपाट ही रहती है, जैसे शादी स्नाता कविता याद मन आती है जैसी कुछ कविताओं में। अशोक वाजपेयी की कविताओं में एक और खास किस्म की कविताएं जो बहुत ध्यान आकर्षित करती हैं, तो वह है उनकी मृत्यु संबंधी कविताएं। यह सवाल भी मन में उठता है, उठना चाहिए, क्या कि सुंदर की तलाश में, मैंने कहा वो सुंदर की तलाश है, और सुंदरता में पावनता की तलाश। तो सुंदर की तलाश में, पावनता की तलाश में मृत्यु का क्या स्थान है? लेकिन मृत्यु भी अशोक के लिए जीवन का एक हिस्सा होने के कारण सुंदर की तलाश में सहायक है। यदि हम इन कविताओं को मृत्यु का सौंदर्यीकरण न भी माने, जैसा कि मदन सोनी ने प्रस्ताव किया है, तो भी ये कविताएं मृत्यु को स्वीकार करते हुए जीवन की अमरता का आख्यान करती हैं, मृत्यु को स्वीकार करते हुए जीवन की अमरता का आख्यान करती हैं। और इसीलिए यह कवि बार बार पुनर्जन्म की कामना, पुनर्जन्म का अर्थ क्या है? मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, मुक्ति प्राप्त करना नहीं, जो किसी भी आध्यात्मिक अनुभव का या आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य हो सकता है। अशोक बार बार लौटना चाहते हैं इसी जीवन में, क्योंकि इसी जीवन में सुंदर है, इसी जीवन में पावनता है, इसी जीवन में भक्ति है, इसी जीवन में सार्थकता है। ये जीवन की अमरता का गान है। इसलिए वो कहते भी हैं कि यहाँ पुनर्जन्म एक कवि समय की तरह है, जिसके माध्यम से लोक और जीवन के प्रति कवि के अनुराग की अभिव्यक्ति संभव हुई है। स्वयं अशोक भी अपनी एक बातचीत में स्वीकार करते हैं कि असल में उनकी जो मृत्यु वाली कविता है, मेरी वो जीवना शक्ति का एक तिर्यक या विलोम रूपक द्वारा अभिव्यक्ति है। क्योंकि बार बार पुनर्जन्म की भी कहावत करते हैं, तो पुनर्जन्म की बात करना, मृत्यु में से लौट करके फिर पुनर्जन्म की बात करना, उसमें लौटना, जीवन में ही लौटना है। और जीवन में लौटना उसी दैनिक जीवन में लौटना है, उसी रोजमर्रा के जीवन में लौटना है, और उसी रोजमर्रा के जीवन में सुंदरता और पावनता की तलाश करना, जिसकी बात वो अपनी कविताओं में बार बार करते हैं। लेकिन एक बात मुझे जरूर कहनी चाहिए, जो मैं कई बार मैंने उनसे भी बातचीत में कहा है, कि बतियाने का जो स्वभाव, इनकी कविता बतियाने का मतलब ये है कि वो बात करती है आपसे, अपने पाठक से संवाद करती हुई दिखाई देती है हमेशा, और ये बड़ी चीज है। लेकिन ये एक उनकी सीमा भी हो जाती है उनकी कवि का। वे अपने पाठक से तो बतियाते हैं और अपनी हर चीज के बारे में बतियाते हैं, लेकिन अपने अंदर कम जाते हैं। और जब जाते हैं तो एक तरीके से वो उसी बाहर का एक रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब हमको उसमें दिखाई देता है। या कह सकते हैं कि इसी कारण अपने मन के उबड़ खाबड़ में, उसकी टूट फूट में, उसके ईर्षा द्वेष और कुंठाओं में जाने की प्रवृत्ति में कम है, क्योंकि उनका ध्यान अपनी प्रिय चीजों के बारे में उत्साहपूर्वक बताने पर है। इसलिए वह यह तो बताते हैं कि प्रेम उनके प्रिय पात्र के साथ क्या करता है, उनका प्रिय पात्र उनको कैसा अनुभव दे रहा है, पर यह कब बताते हैं कि स्वयं उनके साथ क्या करता है। यही कारण है कि प्रेमानुभूति में भी एक द्वैत बराबर बना रहता है। दरअसल बतियाने की जो काव्य शैली उनके यहाँ विकसित हुई है, वही उनके द्वारा अपने स्व को, अपने तत्व को अनुभव करने के रास्ते में कुछ बाधक हो जाती है, क्योंकि अनुभव वार्तालाप में संभव है। मैंने एक दफा उनसे बातचीत में, मुझे याद है रायपुर में हमारे बीच बातचीत, दो चार और मित्र भी थे, बातचीत हो रही थी। उस बातचीत में मैंने ये बात कही कि आप अपनी अपनी तकलीफ को, प्रेम मर्मांतक तकलीफ भी देता है, वो केवल मिलन ही नहीं होता है, वो मर्मांतक तकलीफ भी, मिलन का आनंद भी होता है और मर्मांतक पीड़ा भी देता है। तो ये जो इसका आपकी कविता में कहीं क्यों नहीं मिलता है? क्या ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो नहीं हुई हो? तो उन्होंने उसको टाल दिया, ये कहते हुए नहीं, मैं अपनी निजी मतलब पीड़ाओं को और निजी उनको कविता में नहीं व्यक्त करना चाहता हूँ। सामान्य रूप से बातचीत थी तो उन्होंने उसको टाल दिया। मैंने भी उस समय उसको ज्यादा डिटेल में जाना उचित नहीं समझा और गहरे में पूछना उचित समझा, क्योंकि वो एक अलग तरह की बात थी जो हम अलग बैठ के कभी कर सकते थे, और भी लोग बैठे थे, उनके फिर और सवाल बातचीत होने लगी थी। पर मुझे लगता है कि ये तरीके से आप इस काव्य मुहावरे का आविष्कार, काव्य शैली का आविष्कार करते हैं, उसकी रचना करते हैं, वो कैसे बहुत से नए आयाम आपके अनुभव को उद्घाटित करती है, और वहीं उनकी वो थोड़ी सीमा भी बन जाती है। और मुझे ये लगता है कि अशोक शायद इस बारे में थोड़ा सचेत अब हुए हैं, उनके नए संग्रहों में कुछ हमको वो चीज मिलती है, पर मैं उनके बारे में अभी ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कह सकता हूँ
कि नए सिरे से मैंने उन पर पूरा विचार करने का समय मुझे नहीं मिला है, और अधूरा तरह से कहने की मेरी आदत नहीं है, और अच्छा भी नहीं लगेगा। नमस्कार। जी आचार्य जी, धन्यवाद। इतनी सुखद चर्चा संभव हुई, और हर पंक्ति ऐसी थी जो सीधे मतलब दिल और मानस तक समान रूप से पहुंच रही थी, क्योंकि इतनी स्पष्ट व्याख्या, और हर पंक्ति लगे कि उसको सुनते हुए व्यक्ति लिख ले, ऐसा लगा। और तमाम पक्षों पर मित्रों चर्चा हुई आचार्य जी की ओर से, और सचमुच इतने कम समय में इस बेहद गुथे हुए गद्य और उसके पीछे के जो विचार है उसका हम लोगों ने आनंद लिया। साहित्यिक स्मृति का किस तरह से अशोक वाजपेयी जी रचनात्मक उपयोग करते हैं, हम लोगों ने इसे जाना। उनकी जी कविता में कम है, लेकिन मैं कहता हूँ उनकी अपनी कविता भी काफी है। जी 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 हाँ। और कैसे अशोक वाजपेयी जी की कविता पारदर्शी होने की हद तक संप्रेषणीय है। जब यह बात आचार्य जी कह रहे हैं तो वे यह भी जान रहे हैं कि अशोक वाजपेयी पारदर्शिता को शक की निगाह से भी देखते हैं। तो यह संप्रेषणीयता जटिलता का कहीं जटिलता के साथ इसका कोई दुराव नहीं है, जटिलता के साथ वह संप्रेषणीय है। तो इस तरह की जो बारीक आलोचना हो सकती है, हम लोग इसके जो है इसे सुनते हुए इसको समझ पाते हैं इस गहराई से, और तभी हम सभी चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम लोग आचार्य जी को सुने। फिर जो बातें आपने की कि किस तरह से रघुवीर सहाय की या रसखान की या सूरदास की याद उनकी कविताओं को पढ़ते हुए हम कर पाते हैं, और इससे जो हम पीछे जाते हैं और उस पीछे जाते हुए में उन कविताओं में भी जो एक गहरा या एक नवीन अर्थोन्मेष से हम गुजरते हैं, इसकी भी बात हुई। और एक कितनी अच्छी बात थी झरोखे को लेकर जो आपने की, कि झरोखा स्वयं कैसे उस दृश्य का हिस्सा बन जाता है। अशोक वाजपेयी जी की कविताओं में जिन बिंबों, जिन छवियों, जिन अनुभवों के दोहराव हैं, उन पर चर्चा हुई। और कवि का जो पुनर्जन्म के प्रति एक आग्रहशील मन है, उसके पीछे की क्या अंतर्दृष्टि है, आज हम लोग इसको भी समझ सके। निश्चय ही एक बेहद उपयोगी चर्चा आज हम लोग सुन पाए। बहुत सुखद शाम मैं इसे कहूंगा सभी लोगों के लिए। मित्रों, इस अवसर पर कुछ एक चित्र हैं, 2-3 ही है, तो उसे हम दिखाते हैं और आचार्य जी से ही उन चित्रों के प्रसंग को जानते हैं। अच्छा लगेगा, थोड़ा सा एक अलग फ्लेवर इस बहाने ऐड हो पाएगा। जी आचार्य जी। ये एक दरअसल ओम थानवी एक तरफ खड़े हैं, मैं बीच में हूँ, अशोक वाजपेयी खड़े हैं, और ये कार्यक्रम था जिसमें मुझे कुछ बोलना था, मेरे ही बारे में कार्यक्रम था, जो दोनों लोग उपस्थित थे, और उसी समय ये चित्र लिया गया था। तो मेरे उसमें कहीं है ये चित्र, नटरंग की तरफ से कार्यक्रम था, तो उसका चित्र है जी। और आगे बढ़ते हैं, एक दो चित्र और हैं। जी, ये तो अभी ताजा चित्र ही है। कुछ अर्सा पहले रजा साहब की एक पेंटिंग्स का एक एग्जीबिशन जयपुर में हुई थी, तो उस समय अशोक भी आए हुए थे, मैं भी वहाँ उपस्थित था, और उस समय का ये चित्र है जिसमें वो कुछ बता रहे हैं और मैं पीछे मुझे भी स्वागत किया जा रहा है, फूल वूल दिए जा रहे हैं। तो जी जी तस्वीर जी में कहीं जी। और एक चित्र और हम देख लें, इसके बाद हम लोग कार्यक्रम को विराम देंगे। जी। हाँ,
ये भी वहीं का चित्र है, जिसमें रश्मि जी जी भी खड़ी हैं। और रश्मि जी ने मुझे डाँट करके बुलवाया था, मैं लेट हो रहा था जाने में, तो संजय चौबे ने बड़ा डाँट के मेरे को कि उनसे कहो जल्दी आए। जी 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 जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम था वो। और ये कोरोना के पीरियड के समय की बात है, जो मतलब चल रहा था उस समय थोड़ा बहुत, इसीलिए हम लोगों को मास्क वास्क भी लगाया हुआ है। जी जी जी। और इस तरह से इसको थोड़ा मित्रों, चिकर भी है कहीं, मेरे रिकॉर्ड में 2-4 रखे होंगे कहीं पर, मैं बहुत संभाल के हाँ नहीं रखता हूँ, इसलिए जो कुछ जी चंद्र कुमार को उपलब्ध है वो आपको भेज दिए उन्होंने। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रसंग, जो आपकी एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका आपने संपादन किया, अंतरलोक। जी, जी। अंतरलोक अध्यात्म संबंधी कविताएं, हुँ। जिसका आपने संपादन किया, तो इसकी भूमिका में भी आपने कुछ एक हाँ, बातें। हाँ, वो बता दूँ हाँ आपको क्या है। हाँ, जी 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 आपकी बात समझ गया। अशोक जी जी वाजपेयी की ये शिकायत रही है कि हिंदी कविता में, कुछ समकालीन हिंदी कविता या आधुनिक हिंदी कविता में, छायावाद के बाद की, याज्ञ वगैरह के बाद की, उनका उसमें आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है, धार्मिक अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति का अभाव है। एक लेख था उनका लंबा, तो मेरी इससे असहमति थी और मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। तो लेकिन ठीक है, वो बात चलती रही। फिर जब वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में कुलपति हुए, तब वहाँ एक योजना बनाई गई थी जिसमें कुछ पुस्तकों का को प्रकाशित भी किया जाना था, कुछ संग्रह तैयार किए जाने थे, कुछ अनुवाद किए जाने थे। ये सब चीज़ें होनी थी, तो उसमें मुझे भी उन्होंने कहा कि एक कोई काव्य संग्रह किसी एक थीम को ध्यान में रख कर के आप भी तैयार कर दें। तो मैंने कहा मुझे वैसे प्रेम कविताओं का करना ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मुझे लग ये रहा है कि मैं आपका ये जो एक आग्रह था, या आपकी स्थापना थी, आग्रह तो क्या कहें, आपकी इन कविताओं का अभाव है हिंदी में, मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है। तो मैं एक ऐसा संग्रह तैयार करना चाहता हूँ जिसमें आधुनिक हिंदी कविता में आध्यात्मिक संवेदन हमको कितना दिखाई देता है। तो तो मैं आप ही की बात का वहाँ विरोध करना चाहता हूँ, उसके विरोध में कुछ स्थापना रखना चाहता हूँ। उनका ठीक है, करो। तो फिर वो पुस्तक मैंने तैयार की और उसका शीर्षक भी जो है वो फिर अशोक वाजपेयी ने इनर स्केप की तरह से दिया। तो अंतरलोक उन्हीं का दिया हुआ शीर्षक था उसका, क्योंकि मैंने कहा कुछ इनर स्पेस जैसी बात होनी चाहिए जो सब आध्यात्मिक ही कहलाएगी। तो उन्होंने कहा इसके लिए थोड़ा अंतरलोक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शीर्षक भी उनका दिया हुआ था वो। पर वो था ये कि उन्होंने उस बात की अनुमति मुझे दी कि ठीक है, तुम मेरी स्थापना के विरोध में संग्रह तैयार करो और करो। उनके अंदर काम करवाने का जबरदस्त सामर्थ्य। मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी-कभी थोड़ा वो धोखा भी करते हैं इसके लिए। एक दफ़ा ये हुआ कि मैंने उनसे ये कहा कि डॉक्टर दयाकृष्ण की एक पुस्तक थी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ए प्रोलोगोमिना टू एनी फ्यूचर हिस्टोरियोग्राफी ऑफ कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस, बड़ा लंबा शीर्षक है। और वो सारी किताब दयाजी ने उस समय लिखवाई थी जब वो लिख नहीं पाते थे ढंग से। तो लिखते नहीं थे, बोल करके लिखवाई गई किताब थी। पर वो किताब बहुत अच्छी है और बहुत महत्वपूर्ण बातें उसमें कही गई हैं। तो मैंने वो पढ़ी थी और मैंने अशोक जी से कहा कि भई इसका अनुवाद हिंदी में होना चाहिए। तो उनका तो तुम कर दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी कुछ और काम में लगा हूँ, मैं शायद नहीं कर पाऊँगा और मतलब ये काम कर रहा हूँ तो दूसरा हाथ में लेना ठीक नहीं है। लेकिन आप किसी और से करवा लीजिए और दया जी से बात करके उसको। तो बोले अच्छा ठीक है। करीब डेढ़ 2 महीने बाद मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई। तो मुलाकात होते ही उन्होंने मुझे सीधा कहा कि वो दया जी वाली किताब के अनुवाद का काम शुरू हो गया। तो मैंने कहा वो मुझे थोड़ी करना था, मैं तो मना कर चुका था आपको, तो किसी और को करना था। आप किसी और से बात करने की बात कर रहे थे। तो बोले तुम्हारी मर्ज़ी है, मैंने तो दया जी से कह दिया कि तुम कर रहे हो और वो उस बात से बहुत खुश हैं। अब तुम नहीं करना चाहते तो मैं उनसे कह देता हूँ तुम नहीं करना चाहते। अब बताइए मेरी क्या स्थिति बनती दया जी के सामने? तो वो मजबूरी हो गई मेरी। और मैंने तो इस गुण उनको, उसके बाद मैं उनके सामने कोई बात तभी कहता हूँ जब मैं वो खुद कर सकता हूँ, नहीं तो मैं बचता हूँ। क्योंकि वो सीधा जो कहता है उसी पे डाल देंगे फिर कर दो। तो ऐसे बहुत से काम उन्होंने करवाए भी हम लोगों से, हमने किए भी हैं, प्रसन्नतापूर्वक किए हैं। पर कभी-कभी इस तरह की गड़बड़ी भी हो जाती है, जो वो उसमें फँस गए कि बाद में करके बाद मुझे अच्छा लगा अनुवाद करना। और वो बहुत कम समय में मुझे करना पड़ा क्योंकि उनका टर्म पूरा होने को था। यद्यपि बाद में विश्वविद्यालय ने उसको छापा नहीं
और स्वयं अशोक ने ही बाद में रजा फाउंडेशन के माध्यम से उसको प्रकाशित करवाया। पर खैर वो एक दूसरी कहानी है, पर वो इस तरह करते हैं। जी जी जी। तो आचार्य जी, इस अवसर पर इस पुस्तक के बारे में छोटी सी बात रख दूं, क्योंकि तमाम मित्रगण जान ही रहे हैं और जो नहीं भी जान रहे हैं, यह मित्रों एक बेहद महत्वपूर्ण काम हुआ आचार्य जी के माध्यम से, और अशोक जी जो इनको उकसाए उसको लेकर। तो शायद नहीं, मुझे फंसाया, उसके लिए फंसाए सब। ये मैं नहीं कहूंगा, ये तो आप कहेंगे। चाहे अनुवाद हो चाहे संपादन हो, लेकिन इसमें एक से बढ़कर एक और बाद तक के कई कवियों को लिया गया। तो एक बार मैं उनके नाम यहां पर ले लूं, जिन कवियों की कविताएं हैं, जो मित्रगण इस पुस्तक को पढ़ना चाहें उनकी सुविधा के लिए। तो मित्रों, इसमें अज्ञे की कविताएं हैं, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, आगे और कुछ नाम ले रहा हूं, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा, केशव कालीघर, नंद चतुर्वेदी, हरि नारायण व्यास, धर्मवीर भारती, और हो सकते हैं क्रम हमारे आगे पीछे हो, वीरेंद्र कुमार जैन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण शाही जी, विजय देव नारायण शाही, कैलाश वाजपेयी, श्रीराम वर्मा, आज चर्चा भी हुई उनकी, रमेश चंद्र शाह, विनोद कुमार शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोविंद द्विवेदी, अमृता भारती, ऋतुराज, अशोक वाजपेयी जी, गिरधर राठी, बंशी माहेश्वरी, ज्योत्सना मिलन, प्रभात त्रिपाठी, चंद्र प्रकाश देवल। बहुत लंबी सूची और एक से बढ़कर एक कविताएं, नवीन सागर, श्रीश ढोबले, भूपेंद्र अग्रवाल, गगन गिल, सुशील पुरोहित, अंजू ढाढा मिश्र, अवधेश कुमार, उदयन वाजपेयी, संजीव मिश्र, ध्रुव शुक्ल, तुलसी रमन, मोहन राणा, तेजी ग्रोवर, और स्वयं आचार्य जी की भी कुछ कविताएं हैं। तो एक ऐसा संकलन है जिसे हम सभी को बार बार पढ़ना चाहिए, और जिसकी ओर इशारा किया आचार्य जी ने, तो इसकी बात उन्होंने अपनी उस भूमिका में भी लिखी है, तो उसको भी मैं पढ़ दूं। उस पूर्वार्ध में भी लिखी है, नई आध्यात्मिकता की तलाश, जिसका इन्होंने शीर्षक दिया आचार्य जी ने। एक छोटा सा हिस्सा पढ़ते हुए हम लोग आचार्य जी की अनुमति से आज की इस कड़ी को विराम देंगे। आचार्य जी लिखते हैं इस संग्रह के पूर्वार्ध में, अशोक वाजपेयी ने बहुत पहले समकालीन कविता में धार्मिक माफ कीजिएगा जी, अशोक वाजपेयी ने बहुत पहले समकालीन कविता में धार्मिक आध्यात्मिक बोध के अभाव की शिकायत की थी, और रमेश चंद्र शाह ने भी आध्यात्मिक संवेदना के भोथरेपन की बात की थी। मुझे भी पहली बार तो यह शिकायत सही लगी थी, लेकिन बाद में समग्र काव्य परिदृश्य पर नजर डालने और विचार करने पर लगा कि यह शिकायत दरअसल दृश्य को उसकी समग्रता में न देख पाने के कारण है। पिछले 3 दशकों की अधिकांश आलोचना ने उस काव्य संवेदन का लगातार बहिष्कार किया है, और अब भी करती ही जा रही है, जो उसके घोषित मंतव्यों के अनुरूप नहीं है। इसके हल्ले में सूक्ष्म और गहरी संवेदना वाली बहुत सी कविता हमारा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई। इसलिए जब अशोक वाजपेयी ने मेरे सम्मुख अपनी पसंद के किसी विषय या थीम पर केंद्रित आधुनिक हिंदी कविता का एक संकलन महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा, तो मेरा सुझाव था कि मैं आध्यात्मिक धार्मिक संवेदन की आधुनिक हिंदी कविता का संकलन संपादित करना चाहूंगा। मैंने उन्हें याद दिलाया कि एक कवि चिंतक के रूप में वह स्वयं समकालीन हिंदी कविता पर धार्मिक संवेदना के अभाव का आरोप लगा चुके हैं, और वह आरोप मेरी मान्यता के अनुसार सही नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने अपनी ही मान्यता का सही नहीं ठहराने वाले मेरे प्रस्ताव को तुरंत सहर्ष स्वीकार कर लिया।
यह संकलन उसी का नतीजा है। तो यह हिस्सा हमने पढ़ा जिसकी चर्चा आचार्य जी ने की भी। जी जी। और जब यह बात हो ही रही है इस भूमिका की, तो अंतिम जो पैरा है आप ही का लिखा हुआ, उसको भी पढ़ता हूं, तो लोगों को थोड़ी और जो जानकारी, जो लोग नहीं गुजरे हैं उनके लिए यह जानकारी उपयोगी हो सकती है। आचार्य जी आगे लिखते हैं मित्रों, बहुत ही गहन गद्य है, जैसा जैसा कि हम लोग निरंतर इन्हें पढ़ते हुए पाते हैं, और बहुत प्यारा, बहुत संप्रेषणीय आलोचना जो मुझे लगता है, और उतना ही मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल जो आपको सुनते हुए या पढ़ते हुए ऐसा लगता है आचार्य जी कि हम बिल्कुल सहज ढंग से उन बातों के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, कोई उलझाव नहीं है। और यह जो सहजता या बिल्कुल सुलझाव किसी दृष्टि है, यह आसानी से कहाँ हासिल हो पाती है। तो मैं इतना ही कहूंगा। तो मैं वह हिस्सा पढ़ता हूं। आचार्य जी लिखते हैं मित्रों, मैं यह दावा नहीं कर सकता कि यह संकलन समकालीन धार्मिक आध्यात्मिक बोध की कविताओं का अचूक प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह के किसी भी संकलन के बारे में ऐसा दावा संभवतः नहीं किया जा सकता। हिंदी का प्रदेश बहुत विशाल है और उसमें प्रचुर कविताएं लिखी जा रही हैं, और अच्छी भी। संचार और प्रसार के सारे साधनों के बावजूद उस सारी कविता तक पहुंचना संभव नहीं, लेकिन इतना विश्वास अवश्य है कि इस संकलन में हिंदी में सक्रिय सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व कमोबेश हो सका है, जिससे आध्यात्मिक संवेदन के बदलते काव्य रूपों से हमारा परिचय हो सके। यह परिचय यदि हिंदी कविता के उस पक्ष की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर सके जिसकी अब तक हम अजाने ही उपेक्षा करते आए हैं, तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझूंगा। नंदकिशोर आचार्य, सुथारों की बड़ी गुबाड़, बीकानेर। और तभी मित्रों इस पूर्ववाद को भी शीर्षक भी देते हैं, नई आध्यात्मिकता की तलाश, और विस्तार से उन पर बात करते हैं। उन अंशों को हमने यहाँ पर छोड़ा क्योंकि यह एक अलग प्रसंग है। तो आचार्य जी एक बार पुनः आभार कि आप जुड़े, अच्छा लगा। और तमाम जी, और तमाम मित्रों का शुक्रिया जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जिनकी टिप्पणियां हमें मिली। जी, अशोक जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में फिर मिलते हैं। नमस्कार, हार्दिक आभार।